हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को उपहार स्वरूप एक मस्तिष्क दिया है। मानव इस मस्तिष्क का कब, कैसे और कितना उपयोग करता है यह उस पर निर्भर करता है। इस दिमाग का मानवता के हित में सार्थक उपयोग करने वाले लोग ही अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह अपने अपने क्षेत्र में महान बन जाते हैं। तो इस जीवनी में पढ़ने के बाद हम यह समझेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है, जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। किसी को सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने देना ही उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार है। अगर मेरा बस चले तो मैं केवल उस देश में रहूं जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का नियम हो। यह कथन उस वैज्ञानिक का है जिसने विज्ञान लोक में खलबली मचा दी थी और जिसके अनुसंबंधी एक 30 पेज के दस्तावेज को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। अपने आविष्कार से लोगों को चमत्कृत कर देने वाले ये वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार किसी के लिए सबसे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि उसे सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने दिया जाए। वे कहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वे केवल उसी देश में रहेंगे जहां पर राजनीतिक स्वाधीनता हो, सहनशीलता हो और कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अनुसंबंधी एक 30 पृष्ठ का दस्तावेज तैयार किया था, जिसे 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म नामक नगर में 14 मार्च 1879 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी इतनी न थी कि वह अपनी पत्नी पॉलिन, पुत्र अल्बर्ट और पुत्री माजा का जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सके। अल्बर्ट में कोई विशेष योग्यता भी दिखाई नहीं देती थी। उन्हें बोलना भी देर से आया। माँ बाप घबरा गए कि कहीं वह गूंगे ही ना हो। 8-9 साल के हो जाने पर भी वह इतने शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते थे। हर बात में हिचकते, कोई भी नया काम लेने से पहले सकुचाते, संगी साथियों से दूर रहते। कुछ लोग तो उन्हें फिसड्डी भी कहते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमान आइंस्टीन था, उनकी माता का नाम पॉलिन था व उनकी बहन का नाम माजा था। उनके पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी बहुत ही कम थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह नहीं कर पा रहे थे। अल्बर्ट में उन्हें कोई विशेष योग्यता नहीं दिखती थी और अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलना भी देर से आया। उनके माता पिता घबरा गए कि कहीं वह गूंगे ही ना रह जाए या फिर गूंगे ही ना हो। वह बहुत ही शर्मीले थे, हर बात में हिचकते थे, कोई भी नया काम लेने से पहले सकुचाते और अपने संगी साथियों से बहुत दूर रहते थे। लोग उन्हें फिसड्डी भी कहने लगे। आगे बढ़ते हैं। जब अल्बर्ट स्कूल में पढ़ते थे तो उनके परिवार को म्यूनिख जाना पड़ा। उन दिनों जर्मनी में बिस्मार्क का राज था। पूरा देश फौजी चौकी बना हुआ था। स्कूलों में भी फौजी शासन का वातावरण छाया रहता था। इसलिए जब अल्बर्ट स्कूल का नाम सुनते तो डर जाते। वे बुढ़ापे तक यही कहते रहे, मेरी पाठशाला के शिक्षक फौजी हवलदारों जैसे थे। स्कूल में उनका मन न लगता, लेकिन घर पर उनके चाचा याकूब ने उनके मन में गणित के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। टिमटिमाते सितारों को देखकर अल्बर्ट के हृदय में ब्रह्मांड को जानने की तीव्र आकांक्षा हुई। आकांक्षा का अर्थ होता है
तो आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा व ब्रह्मांड का अर्थ होता है संपूर्ण लोक, विश्व, द यूनिवर्स। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का मन स्कूल में नहीं लगता था और उनके मन में गणित के प्रति प्रेम जगाया उनके चाचा, जिनका नाम था याकोव ने। और जब वे रात को सितारों को देखते टिमटिमाते हुए तो उनके मन में, उनके हृदय में इस ब्रह्मांड को जानने की इच्छा जागृत हुई। सन 1894 में अल्बर्ट के माता पिता इटली के मिलान नगर में जा बसे, पर उन्हें पढ़ने के लिए म्यूनिख ही छोड़ दिया। बाद में जब अल्बर्ट भी इटली गए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि जर्मनी का सैनिक वातावरण उन्हें बिल्कुल पसंद न था। वहाँ से वह स्विट्ज़रलैंड आ गए। तो अल्बर्ट ने क्या किया, अल्बर्ट को जर्मनी का सैनिक वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह भी इटली चले गए और फिर वहाँ से वह स्विट्ज़रलैंड चले गए। स्विट्ज़रलैंड का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जर्मन नागरिकता छोड़कर स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली। तो हम क्या देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने जर्मनी की नागरिकता ही छोड़ दी और स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली, अर्थात स्विट्ज़रलैंड देश के निवासी बन गए। आगे बढ़ते हैं। डिग्री तक की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम मिलेवा मेरिस था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी का नाम क्या था, मिलेवा मेरिस। उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था अल्बर्ट जूनियर और एडवर्ड। उन्हें स्विट्ज़रलैंड के बर्न नामक शहर में पेटेंट विभाग में नौकरी भी मिल गई। तकनीकी विशेषज्ञ का काम था, यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, साथ ही वह स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते रहें। पेटेंट का अर्थ होता है किसी उत्पाद या वस्तु को बनाना, आविष्कार को बनाना या प्रयोग करना या बेचने पर केवल किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार, अर्थात एकस्वाधिकार वाला दस्तावेज। तो हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के बर्न नामक शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पेटेंट विभाग में नौकरी की। उनका काम तकनीकी विशेषज्ञ का था। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, एन एक्सपर्ट। यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, साथ ही वह स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते रहे। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, रिसर्च करना। आगे, जब वह बर्न की गलियों में अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में टहलाते, तब भी उनका मस्तिष्क सृष्टि के रहस्यों की उधेड़ बुन में लगा रहता। वह अपने आसपास के वातावरण को एकदम भूल जाते। कभी कभी रुककर वह अपनी डायरी में अपने मस्तिष्क में उठे विचारों को लिख लेते। वह किसी भी बात में अंधविश्वास नहीं करते थे। न्यूटन के भौतिक शास्त्र संबंधी सिद्धांत भी उनके लिए अंतिम सत्य न थे। तो यहाँ लिखा गया है कि जब वह अपने नवजात पुत्र को लेकर गाड़ी में टहलाते थे, तब भी उनके दिमाग में सृष्टि के रहस्य को जानने के प्रति जिज्ञासाएं चलती रहती थी। वह अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल भूल जाते और अपने मन में उठे विचारों को, अपने मस्तिष्क में उठे विचारों को वह अपनी डायरी में लिख लेते थे। उनके लिए न्यूटन का जो सिद्धांत था, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत, वह भी अंतिम सत्य न था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आइंस्टीन के मस्तिष्क में अभूतपूर्व का अर्थ होता है अनोखा। इस प्रकार आइंस्टीन के मस्तिष्क में अभूतपूर्व सिद्धांत जन्म लेने लगे। जादूगर की झोली की तरह आइंस्टीन के मस्तिष्क से नवीन और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सत्य निकलकर सामने आने लगे, अर्थात उनके मस्तिष्क से नए नए सत्य, वैज्ञानिक सत्य निकलकर सामने आने लगे। सन 1905 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक पत्र में उनके कई लेख भी प्रकाशित हुए। किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये लेख संसार के वैज्ञानिक इतिहास में अपूर्व क्रांति लाने वाले साबित होंगे और इनको लेखकों के संसार की महानतर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा देंगे। धीरे धीरे कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ। फिर तो सभी देशों के वैज्ञानिक आइंस्टीन के इन विचारों पर बहस करने लगे, वार्तालाप करने लगे।
14 वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण ने उनके सिद्धांतों की जांच का अवसर दिया तो उनके नाम को 4 चांद लग गया। वैसे ही कई वर्ष पूर्व ही असीम ब्रह्मांड, असीम का अर्थ होता है अनलिमिटेड, जिसकी सीमा ना हो, वैसे ही कई वर्ष पूर्व ही असीम ब्रह्मांड के अनेक रहस्यमय बातों पर वे प्रकाश डाल चुके थे। जब आइंस्टीन अज्ञात वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, उनके पास संसार के हर कोने से विश्वविद्यालयों में भाषण देने के लिए निमंत्रण पत्र आने लगे। सन 1906 में उन्होंने पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। तो 1906 में उन्होंने क्या किया? पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया और सन 1909 में वह भौतिकी के मूल सिद्धांतों के असाधारण आचार्य होकर ज्यूरिख गए। सन 1911 में वह प्राग में आचार्य नियुक्त हुए, पर सन 1912 में वह फिर ज्यूरिख लौट आए। सन 1914 में वह कैंसर संस्थान में निदेशक बनकर बर्लिन गए। तो हम क्या देखते हैं, 1906 में उन्होंने पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में के एक विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। उसके पश्चात 1909 में वह ज्यूरिख गए और 1911 में वह प्राग में आचार्य नियुक्त हुए और पुनः 1912 में वह ज्यूरिख लौट आए और सन 1914 में वह कैंसर संस्थान में निदेशक बनकर बर्लिन गए। आगे पढ़ते हैं। आइंस्टीन केवल अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि सत्य के पुजारी, मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक और शांति के रक्षक भी थे। अब हम आइंस्टाइन के मानवीय गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से ही युद्ध का विरोध किया। उनकी विश्व प्रसिद्धि के कारण जर्मनी की युद्धप्रिय सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत न कर सकी, हालांकि वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती थी। तो आइंस्टाइन केवल अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, वह सत्य के पुजारी भी थे और मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक भी थे और शांति के रक्षक भी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत से ही विरोध किया था। हालांकि जैसे कि वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इसी कारण जर्मनी की सरकार उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती थी, जबकि वह उन्हें सबसे बड़ा शत्रु समझती थी। अर्थात जर्मनी की सरकार आइंस्टीन को सबसे बड़ा शत्रु समझती थी। आगे पढ़ते हैं। उनके नए वैज्ञानिक कार्यों के लिए उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पर हजारों टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म बनी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। तो हम देखते हैं कि उनके किए गए वैज्ञानिक कार्यों से उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत पर हजारों टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म भी बनी और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना और उन्हें नेपोलियन जैसे शासकों से भी ऊपर बताया। संसार के बड़े बड़े आदमी आइंस्टीन से भेंट करने को उत्सुक रहते थे। आइंस्टीन रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलकर प्रसन्न हुए थे। सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो कब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला? सन 1921 में। आगे बढ़ते। अमेरिका के प्रिंसटन शहर की इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सोच विचार के बाद आइंस्टीन ने अमेरिका में रहना तय किया और वहाँ पर काम करने लगे, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करना शुरू कर दिया। यहीं उन्होंने अपना घर बसा लिया। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ वह खाली समय में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान भी करते थे। बाद में वह अमेरिका के नागरिक बन गए। तो हम देखते हैं कि आइंस्टीन पहले जर्मनी में थे, फिर उसके पश्चात वह स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता उन्होंने स्वीकार किया और अब उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी स्वीकार कर लिया। जब आइंस्टीन को मालूम हुआ कि हिटलर की सरकार परमाणु का परीक्षण कर रही है, तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें राष्ट्रपति का ध्यान
इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की ओर आकर्षित किया। फिर भी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया। तो हम देखते हैं कि जब आइंस्टीन को यह मालूम चला कि हिटलर की सरकार परमाणु बम का परीक्षण करने वाली है, तो उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ताकि राष्ट्रपति इस पर कुछ कदम उठाएं। किंतु फिर भी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर अणुबम गिराया गया। आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराने की खबर सुनी तो वह कराह उठे और बोले, आह, दुनिया इसके लायक नहीं है। अर्थात दुनिया जो अणुबम से हुई तबाही है उसके लायक नहीं है। इसके बाद आइंस्टीन परमाणु बमों को गैर कानूनी बना देने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे और उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई। तो यह था अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी। अब आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थों को पढ़ेंगे, इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे व याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।